अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका मेज़बान आज़म अहमद। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान करने जा रहा हूं जो बड़ा सबक आमूज़ भी है। दोस्तों, इस वाक़े का तल्लुक़ मेरे जर्मनी के क़याम से है और मैं अपने जर्मनी के हवाले से जो मैंने सफ़रनामा लिखा था और शेयर किया था फेसबुक पे, उसमें भी ये बयान किया जा चुका है। आप में से बहुत से दोस्तों ने इसको सुन भी रखा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी बातों को बार बार सामने आना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वाक़या है जर्मनी की एक 3 बड़ी खूबसूरत बहनों का, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का एक बड़ा अहम सबक सिखाया और मेरे लिए बड़ा हैरानी का वो बायस था। तो दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं नया नया जर्मनी गया था। ये 90s की बात है। तो उन दिनों मैं अभी जॉब ढूंढ रहा था। अगरचे मैं अपने कज़न के साथ पहले कुछ अर्सा काम करता रहा, लेकिन आपको पता है कुछ थोड़े से वहाँ पे मसाइल हुए और मैंने सोचा कि यार मुझे अपने तौर पे कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि अपना एक रिश्तेदार है या अजीज़ है उसकी छाँव के नीचे ही। तो इस तरह बंदे की अपनी पर्सनैलिटी जो है ना वो अपीयर नहीं होती। खैर, मैंने उनसे दरख्वास्त की और माज़रत की कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तौर पर कुछ करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एज़ यू विश, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है आप कर लो। तो इस सिलसिले में उन्होंने मेरी जिस हद तक मुमकिन था हेल्प भी की। तो इसी सिलसिले में, जॉब ढूंढने के सिलसिले में, एक बार हम उनके गांव में एक लोहे की बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर गए। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जर्मनी एक दुनिया का बड़ा टॉप का मुल्क है। जर्मनी और जापान दोनों यकसां हालात रखते हैं और यकसां ही एक ही जैसी दुनिया की अजीम कौमें, बहुत आला अखलाक के मालिक लोग हैं जो कमाल है। अब उनकी मैं तारीफ़ सिफ़तें बयान करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर कमाल के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जहाँ पर जाकर इंसान को लगता है कि यार वो जन्नत में आ गया। तो ऐसे नाइस लोग हैं। अच्छा, खैर, उसकी जो खूबी मैं आपको बयान कर रहा था, तो वहाँ पे ये है कि एक छोटे से छोटा गांव भी है ना, तो वहाँ पर भी आधे हिस्से में या गांव, एक तरफ गांव है और गांव की एक साइड पे इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी होंगी मुख्तलिफ़ तरह की। जिस किस्म की इंडस्ट्री है वहाँ पे, हैवी इंडस्ट्री है, इस तरह के जो काम है। तो स्टील की एक मिल थी जहाँ पर मेरे कज़न भी अपने इब्तदाई अय्याम में काम कर चुके थे। तो मुझे भी वो वहाँ पर लेकर गए कि शायद वहाँ पर काम मिल जाए, तो वहाँ पर अच्छा, वो मालिक अच्छा है और अच्छी सैलरी वगैरह मिलती है। खैर, एक दिन वो मुझे लेकर वहाँ पर गए। तो दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी। हम उसके अंदर एंटर हुए तो जो ही हम आगे गए, मेन बिल्डिंग ज़रा आगे थी, तो हम जा रहे थे, रास्ते में हमने देखा कि एक तरफ से एक गोदाम की तरफ से निकली एक बड़ी खूबसूरत लड़की। उसने वो ड्रेस पहना हुआ है जो यूरोप में मज़दूर लोग पहनते हैं ना, वो एक यूनिफॉर्म टाइप होता है सर से पाँव तक, और लंबे बूट जो सेफ्टी के जो सारे मेजरमेंट लेते हैं, ग्लव्स भी थे हाथों में, शायद हेलमेट भी था। तो उस खूबसूरत लड़की और एक और मज़दूर ने एक बड़ा भारी सा गार्डर जो होता है ना लोहे का, वो रखा हुआ था अपने कंधे पे। एक तरफ से इस लड़की ने रखा हुआ था, दूसरी साइड पे वो जो दूसरा एक बंदा था उसने रखा हुआ। तो वो कज़न को देख उसने हेलो हाय किया। तो यकीनन चूँकि भाई जो कज़न थे वो पहले वहाँ पर काम कर चुके थे, तो इसलिए ज़्यादातर लोग उन्हें जानते थे। तो इस लड़की ने भी उनसे हेलो हाय किया, इन्होंने भी एक दूसरे का हाल वाल पूछा। वो अपनी तरफ चली गई तो ये आगे चले गए। तो मेरे कज़न ने पूछा कि आज़म, तुम्हें पता है कि ये कौन है लड़की? मैंने कहा जी मुझे क्या पता, आप जानते होंगे। कहता है ये जो इस फैक्ट्री का मालिक है ना, वहाँ पे शेफ़ बोलते हैं उसे, उसकी बेटी है। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि यार, मालिक इतनी बड़ी उसकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री एक किस्म की है, और उसकी बेटी इतनी खूबसूरत और बिल्कुल नौजवान, यही होगी उसकी उम्र कोई 18-20 साल मेरे हिसाब से। तो वो इतना हार्ड काम कर रही है, गार्डर उसने उठा रखा है और वो मजदूरी कर रही है। यार, ये कैसी बात है? मेरे तो यानी मेरे लिए तो बड़े ही अचंभे की बात थी। खैर, हम उसे आगे जो वहाँ पे मेन बिल्डिंग है वहाँ पे दाखिल हुए, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे एक और खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। ये पहली वाली से थोड़ी बड़ी होगी। तो उससे भी हेलो हाय हुआ, वो भी जानती थी मेरे कज़न को। तो उन्होंने हाल हवाल पूछा। तो उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ। तो मेरे कज़न ने बताया कि ये मेरे कज़न है और जॉबलेस हैं, तो अगर आपके पास जॉब है तो मैं इस हवाले से आया था। तो उस लड़की ने, जो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने कहा कि आप आगे शेफ़ के कमरे में चले जाएं, तो वही आपको बता सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो ज़रा एक दरवाज़ा और गुजर के हम आगे मेन जो ऑफिस था बॉस का, उसकी तरफ गए। तो रास्ते में कज़न ने मुझसे पूछा कि इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा जी अच्छी है, खूबसूरत है। कहता है ये उसकी बड़ी बहन है, यानी ये भी मालिक की बेटी है। वाह, मैं हैरान था कि यार ये कैसे लोग हैं। तो खैर, वो क्लर्क जो लड़की थी या रिसेप्शनिस्ट थी, वो भी मालिक की बेटी थी।
खैर हम आगे आए। मेन जो एक बड़ा सा ऑफिस था जहाँ पर एक तरफ वो मालिक का टेबल और लगा हुआ था वहाँ पर, और एक साइड पे एक और खातून थी, वो सेक्रेटरी थी। तो उस वक्त वो अकेली थी, मालिक अभी शायद आया नहीं था या उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो मेरे कज़न ने उससे भी हेलो हाय किया, वो भी अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने आपस में अच्छी थोड़ी सी जो आल हवाल होता है तकल्फ़ात की जो एक होती है कि आप कैसे हैं ये वो, तो और पूछा कि कैसे आना हुआ, आप तो अब अपना बिज़नेस कर रहे हैं। कज़न बताया हाँ मैं तो अपना कर रहा हूँ, ये मेरे कज़न हैं पाकिस्तान से नए आए हैं, तो ये जॉबलेस हैं अभी, तो मेरे पास ये काम नहीं करना चाह रहे, ये चाहते थे कि अपने तौर पे को करें, तो मैं इनकी जॉब के सिलसिले में हाज़िर हुआ। तो उस लड़की ने कहा कि ऐसा है कि फ़िलवक्त तो हमारे पास कोई वैकेंसी खाली नहीं है, आप अपना इनका नाम और एड्रेस या फ़ोन नंबर लिखा दें या अपना ही लिखा लें, तो जो ही कोई वैकेंसी बनी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है जी। वो उन्होंने कहा कि मेरा नंबर तो आपके पास होएगा। हाँ, उन्होंने कहा ठीक। तो इस तरह हम वहाँ से वापस आ गए। तो दोस्तों यूँ है कि वहाँ पर मुझे जॉब तो नहीं मिली, लेकिन ज़िंदगी का एक बड़ा अहम सबक मुझे मिला, एक कमाल सबक। और वो सबक क्या था दोस्तों? वो सबक था प्रोफेशनलिज्म। अब मुझे ये समझ आई कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। हमारी कौम तो खैर पाकिस्तान में हम लोग और हमारी कौम ये तो इन चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है कि एक कमाने वाला है, अगर वो गरीब है तो फिर तो वो सारी ज़िंदगी गरीब मजदूरी करता रहेगा, और बाकी जो है लोग खाने वाले ज़्यादा होते हैं। और अगर अमीर आदमी है तो वो भी अकेला ही काम करने वाला है, बाकी जो उसकी औलाद है, उसकी बीवी है या बच्चे हैं, ये जो वो सब तो इसी गुमान में होते हैं, फ़ख्र में होते हैं कि हमारा बाप सेठ है, उसकी बड़ी शॉप है या बड़ा बिजनेस है या फैक्ट्री है या हमारी ज़मीनें हैं, तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है, हम तो अय्याशी करने के लिए पैदा हुए हैं और अय्याशी करते हैं। और इस तरह मसाइल जन्म लेते हैं। जो बंदा मेहनत मजदूरी से अपने, जिसने खुद को इस्टेब्लिश किया होता है, उसे बड़ी तकलीफ होती है औलाद के ये लक्षण देख के। लेकिन मुसीबत ये है कि पाकिस्तान में कल्चर ही ऐसा है, अब इसका क्या किया जाए कि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तो वापस वहाँ पे चलते हैं कि वहाँ पर देखें कि वो 3 ही बेटियाँ थी बॉस ने। हाँ, वो मेरे कज़न ने बताया कि ये तीसरी लड़की भी बॉस ही की बेटी है। मेरे तो यानी वो कहते हैं पंजाबी में खाने उड़ गई। मैं तो हैरान परेशान कि यार ये कैसे लोग हैं, इतनी बड़ी उसकी फैक्ट्री है और इतना करोड़पति, उस वक्त के हिसाब से अब तो कह लें कि अरबपति होगा, बहुत बड़ी मतलब कि उसका काम था और बड़ा नाम था। उसकी सिर्फ 3 बेटियाँ हैं, बेटा भी नहीं है, और तीनों वहाँ पर अपने मेरिट पे जॉब कर रही हैं। यकीनन जिसकी जितनी सीनियरिटी है या तालीम थी उस हिसाब से वो एक उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, और उससे आगे एक रिसेप्शनिस्ट की दे रही थी, एक जो सबसे जूनियर थी, शायद वो अभी पढ़ भी रही हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ पे एज ए मजदूर जॉब कर रही है। और उन्हें ज़रा भी उसमें आर नहीं है, उनको ज़रा भी उसमें नहीं है कि ये मेरे बाप की फैक्ट्री और मैं यहाँ पे मजदूरी कर रही हूँ या क्लर्क की जॉब कर रही हूँ। उनको आम जो वहाँ पे वर्कर है उन्हीं की तरह उनको वहाँ पर डील किया जाता है, उन्हीं की तरह वहाँ से उनको तनख्वाहें मिलती हैं और इसी तरह वो ज़िंदगी चलाती हैं। उनको ज़रा भी ये फ़ख्र गुमान नहीं, या उनका वो जो हमारे यहाँ होता है कि अरे मेरे बाप का माल है या मेरे प्यो की फैक्ट्री है, ऐसा वहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे हर किसी ने जो भी ज़िंदगी में बनना है, करना है, यशी करनी है, कुछ भी करना है, अपने बलबूते पे करना है, ना माँ के पैसे पे करना है ना बाप के पैसे पे करना है। हर बंदा जो कमाता है वो उसके ऊपर उसका अपना ही हक होता है, और ये एक बेहतरीन सिस्टम है। हम समझते हैं कि शायद यार यूरोप में ये बड़ी सारी मनफी बातें यूरोप के बारे में, लेकिन वो लोग इन सब बातों से निकल के एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर पर पहुंच चुके हैं, एक ऐसे उन्होंने ऐसी चीज़ें अखज़ कर ली हैं कि जहाँ पर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदा जो मेहनत मजदूरी करता है या जो भी उसकी अचीवमेंट होती है, जो उसकी होता है, वो उसकी अपनी ज़ात के लिए होता है। बच्चों को वो एक मेयारी तालीम और तरबियत वो सब कुछ देता है, लेकिन उसके बाद जब वो बालग हो जाते हैं तो फिर बच्चों को अपने ही पाँव पे खड़ा होना होता है, तो वो होते हैं और रियासत भी उनकी सपोर्ट करती है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पर एक कल्चर है, बल्कि अक्सर दुनिया में जितने एडवांस कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर यही चलता है। ये तो बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि यहाँ पर कमाने वाले थोड़े होते हैं, खाने वाले और उजाड़ने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। बिलखसूस जो लोग बाहर के ममालिक में जॉब में कर रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, गल्फ में, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ पर भी, तो वो आपको पता है, मैं भी रहा हूँ, सब वो इंतहा दर्जे की मुश्किल मजदूरियाँ करते हैं, और वो एक एक रुपया वहाँ से जोड़ कर इकट्ठा करके अपने लोहा कीन को पाकिस्तान में बेचते हैं। और यहाँ वाले कहते हैं वो वड्डा भाई दुबई है जी, अबू जर्मनी ने जी, जापान ने जी, वो ऐसे की काम करो, मौजा कर रहे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जी, मौजा ने। तो हमारा ये रवैया है।
तो इसका नतीजा नहीं निकलता है कि जब वो मैंने मजदूरी 20-30 साल करके आते हैं तो यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं होता। जो पीछे होते हैं उन्होंने इसी शौकियों में सब कुछ उजाड़ दिया होता है कि जी साडा अबू तो जापान है जी, अमेरिका है जी, वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं जी। तो ना वो खुद कुछ बनते हैं, ना कोई हुनर सीखते हैं, ना कोई तरक्की की राह में आगे बढ़ते हैं, और ना ही रिटायर होने वाले जो वापस आता है उसके लिए आगे कुछ होता है। और बड़े सारे यहाँ पर फिर मसाइल जन्म लेते हैं। बेशुमार इस किस्म के वाक़यात हैं। जब बाहर से आने वालों ने आगे देखा कि उनकी तो कुछ उनके हाथ पाँव, उनके पल्ले ही कुछ नहीं था, और औलादें भी बिगड़ी हुई, और ऐसी औलादें और ऐसी बीवियाँ, उनके लिए खामद एक ATM मशीन होता है। जब वो वहाँ से रिटायर होकर आ जाता है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये बड़े सारे माशरती मसाइल हैं, तो जिनकी वजह ये है कि हम नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हम बिल्कुल बस ऐसी एक पुरानी सी रस्म रिवाज पे चलते आ रहे हैं कि तेरा कीजिए मेरा कीजिए, आपका मेरा एक ही है जी, क्या फ़र्क है जी, फ़लान है ढिमकान है। ये ऐसी जज्बाती और फजूल सी बातें हैं, वरना जो हक़ाइक़ हैं उसमें इस वक्त सबसे बेहतरीन जो सिस्टम दुनिया में चल रहा है ना, वो यही है कि अपने बल बोते पे ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, और जो भी ज़िंदगी ख्वाहिशात हैं अपनी कमाई से पूरी करो, ना कि अपने बाप की या माँ का या इस तरह का बड़े भाई का को माल उजाड़ो। वो बड़ी तकलीफ होती है उनको, जिनका माल उजड़ता है उनको बड़ी तकलीफ होती है। ये अलग बात है कि वो मुरव्वत में आपसे कुछ कह ना पाएँ, लेकिन ये उनके लिए बड़ा फुरसाने रूह होती है ये बात। तो बंदे के अपने के लिए भी नुकसान है कि जो उम्र उसकी कुछ सीखने की होती है, कुछ बनने की होती है, कुछ करने की होती है, उन दिनों वो याशी में गुजार देता है जी, सानू की है जी, हमारा अबू बाहर है, भाई बाहर है। तो वो फिर जब वो हमेशा तो एक जैसे हालात रहते नहीं, कभी ना कभी तो ज़िंदगी का बोझ खुद उठाना पड़ता है। और जब बंदा वो सर पे पड़ती है उस वक्त बंदे के हाथ पाँव में कुछ नहीं होता, ना बंदे के पास कोई हुनर होता है, ना कोई जॉब होती है, ना तालीम होती है, ना कोई वो पैसा कमाने जोगा होता है। तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप दोस्तों को पसंद आई तो प्लीज़ हमारा वीडियो चैनल ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।